Hello friends, I am Sagar and welcome to our YouTube channel Scientesia the core classes. Today we are going to continue with our first chapter, that is Historiography, the development in the West, from History and Political Science book from Maharashtra State Board. As you can see in this slide, it is part 2 of our video. In our previous video we have talked about basic difference between scientific research and historical research. साइंटिफिक रिसर्च नेचर के स्टडी पर बेस है, यानी हम नेचर में जो चीज़ें होती है हम वो चीज़ें साइंटिफिक रिसर्च में स्टडी करते हैं, और हिस्टोरिकल रिसर्च हम हिस्टोरिकल इवेंट्स पर करते हैं, यानी हिस्टोरिकल इवेंट्स कब हुए, कैसे हुए, क्यों हुए, ये सारी चीज़ें हम हिस्टोरिकल रिसर्च में देखते हैं। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड क्या है और हिस्टोरिकल रिसर्च करते समय हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, हमने इन चीज़ों पे बात की है, और हमें किन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं और किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, ये सब डिस्कशन हमने अपने प्रीवियस वीडियो में किया है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा प्रीवियस वाला तो आप वो वीडियो विजिट कर सकते हैं। व्हाट इज़ हिस्टोरियोग्राफी? हिस्टोरियोग्राफी का मतलब है हिस्ट्री की स्टडी, और हिस्ट्री को किस तरह से लिखना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम हिस्टोरियोग्राफी में पढ़ते हैं। अब हम हिस्ट्री की स्टडी और हिस्ट्री को किस तरह के से लिखना चाहिए, ये सब चीज़ें हम तभी कर पाएंगे जब हमें हिस्टोरिकल रिसर्च कैसे करते हैं ये पता हो। इसीलिए हिस्टोरिकल रिसर्च बहुत इम्पोर्टेंट है हिस्टोरिकल स्टडी के करने के लिए और हिस्ट्री को वास्ट पब्लिक तक पहुंचाने के लिए। तो हम आज का अपना मेन टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। मैं एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ूंगा और आपको समझाऊंगा ताकि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए समझने में। वी हैव लर्नड अबाउट हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड, critically examining the historical sources and writing the historical narrative। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड के बारे में समझा था। उसमें एक जो चीज़ रहती है हिस्टोरिकल रिसर्च करते समय, जो भी हम सोर्स यूज़ कर रहे हैं हमें उसकी ऑथेंटिसिटी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम किसी हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में बताते हैं वास्ट पब्लिक में और उसके बारे में रिसर्च करते हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक वो ऐसी चीज़ है जिसके साथ हम कोई गलती नहीं कर सकते, क्योंकि इससे जो हिस्ट्री में हो चुका है उसके बारे में गलत मैसेज जाएगा फ्यूचर जनरेशन को। हिस्टोरियोग्राफी का हमने अभी मतलब देखा, द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव मतलब होता है हिस्टोरियोग्राफी। अब जो हिस्टोरियोग्राफी है या हिस्टोरिकल नैरेटिव जो लिखता है वो करते कौन है, हिस्टोरिकल नैरेटिव लिखता कौन है? हिस्टोरिकल नैरेटिव एक हिस्टोरियन लिखता है। हिस्टोरियन कौन होता है? एक ऐसा इंसान जो हिस्टोरिकल रिसर्च करके, यानी जो हिस्ट्री के फैक्ट है उनको यूज़ करके हिस्ट्री को लिखता है। जो हिस्टोरिकल इवेंट हो चुका है और हम उसे भूल सकते थे, वो हिस्टोरिकल इवेंट वो लिख दिया जाता है हिस्टोरियंस के द्वारा। हिस्टोरियन कैन नॉट इंक्लूड एवरी पास्ट इवेंट इन दिस नैरेटिव, मतलब हिस्टोरियन हर एक चीज़ नहीं लिख सकते उनके हिस्टोरिकल नैरेटिव में, यानी हम हर एक चीज़ हिस्ट्री में ऐड नहीं कर सकते। उसका एक मेन रीज़न है कि हर एक इवेंट हिस्ट्री में हमें मिल जाए कि कोई चीज़ कब हुई थी और क्यों हुई थी। हमें ये ज़रूरी नहीं कि हमें एंशियंट टाइम में क्या हुआ, हर रोज़ क्या होता था, क्यों होता था। फॉर एग्जांपल मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी दिया था हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन कैसे डे टू डे लाइफ में वर्क करती थी हम उसके बारे में सिर्फ गेस कर सकते हैं, पर एक उसके बारे में कोई डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है नहीं।
The inclusion and interpretation of historical events by historian often depend on the conceptual framework adopted by him. मतलब एक हिस्टोरियन किस चीज़ों का समावेश, इंक्लूजन यानी समावेश, क्या चीज़ अपने हिस्टोरिकल नैरेटिव में लिखता है, और इंटरप्रिटेशन यानी कोई चीज़ हमें मिली है, एक हिस्टोरियन का समझने का दायरा किस तरह से है, वो उस हिस्टोरिकल नैरेटिव को उसके वे में लिखेंगे जैसे उसने समझा है। अब वो लिखता कैसे है, एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क यानी होता है एक एनालिटिकल टूल, यानी किस तरह से लिखना चाहिए, एक यानी जो उसे समझा है और वो क्या चीज़ ऐड कर रहा है उसके हिस्टोरिकल नैरेटिव में, वो उसके कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के ऊपर बेस होता है। द स्टाइल ऑफ हिज राइटिंग इज डिटरमाइंड बाय दैट कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। मतलब यानी जो भी एक हिस्टोरियन लिखना चाहता है उसे एक प्रॉपर वे में लिखना पड़ता है, जिसके वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को ऐड कर सके उसके राइटिंग में, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सके पब्लिक तक पहुंचने के लिए। द ट्रेडिशन ऑफ द ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग historical narrative, that is historiography, was not prevalent in the ancient society of the world। यानी जो प्रीवियस सोसाइटी थी, यानी जो एंशियंट सोसाइटी थी, आज से आप समझ सकते हैं 1-2 हज़ार साल, 5 हज़ार साल या उससे थोड़ा पहले, उस समय ऐसा नहीं था कि हिस्टोरिकल नैरेटिव लिखने की कोई वे था, यानी कोई डॉक्यूमेंटेड आपको हिस्ट्री मिल जाए। आपको कुछ वॉल केस में मिल जाएंगी राइटिंग, पर वो बहुत ऐसे वास्ट नहीं थी कि हर एक चीज़ लिखी जाए। पर इसका मतलब ये भी नहीं था कि एंशियंट सोसाइटी को जो उस वक्त हो रहा था या उससे पहले हो रहा था वो अपने फ्यूचर जनरेशन को पास करना चाहिए, इसके बारे में नहीं सोचते थे। पर ऐसे डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री के बजाय वो अलग वे यूज़ करते थे ताकि अपने फ्यूचर जनरेशन तक वो चीज़ें पता चल सके। However, that does not mean that they were not aware of historical time or were not eager to know about it। मैंने जैसे अभी बताया कि जो एंशियंट सोसाइटी थी उस वक्त डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री लिखने का यानी चलन नहीं था, या बोल सकते हैं एक वे नहीं था कि अपने फ्यूचर जनरेशन को बताए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि एंशियंट सोसाइटी ने अपनी नॉलेज फ्यूचर जनरेशन तक पास नहीं की है। Ancient people also felt the need of passing on the story of life and valor of ancestor to the next generation। मतलब एंशियंट सोसाइटीज़ ने भी अपने फ्यूचर जनरेशन तक ज़्यादा से ज़्यादा उनके लाइफ में हुई चीज़ों को बताने की कोशिश की, पर वो एक डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री नहीं थी, वो स्टोरीज़ के फॉर्म में या ट्रेडिशन के फॉर्म में, या आप बोल सकते हैं कुछ सॉन्ग्स के तरह वो अपने फ्यूचर जनरेशन तक वो इंफॉर्मेशन पास करते थे ट्रेडिशन या कल्चर के तरह, ताकि जो फ्यूचर जनरेशन है वो उसको कंटिन्यू फॉलो करते रहे। आज भी हम कई ट्रेडिशन ऐसे फॉलो करते हैं जो पास्ट जनरेशन से अब तक चले आ रहे हैं, क्योंकि वो एक फॉर्म ऑफ मैसेज था वो अपने फ्यूचर जनरेशन तक पहुंचाने के लिए। Ancient communities all over the world use various means like cave painting, storytelling, singing and ballads etc। ballads का मतलब होता है कोई पोयम या म्यूजिकल ड्रामा के तरह एक कोई चीज़ को बताना, यानी पास करना फ्यूचर तक, या उसको एक कस्टमरी ट्रेडिशन के तरह कंटिन्यू फॉलो करते रहना, यानी वो फ्यूचर जनरेशन तक पहुंचता रहे। एंशियंट कम्युनिटीज़ ने पूरे दुनिया में अलग अलग वे यूज़ किए ताकि उस समय जो चीज़ें होती थी वो फ्यूचर जनरेशन तक पहुंच सके। आप कई बार सुनते होंगे केव पेंटिंग्स मिले दुनिया के किसी जगह पे, किसी अलग अलग कोनों में। वो क्यों होते थे? उस वक्त जो एनिमल्स या घटनाएं होती थी वो अपने फ्यूचर में जो लोग आएंगे उनको बताने के लिए।
स्टोरी टेलिंग एक वन ऑफ द मोस्ट यूज वे है अब, जो उस वक्त हुआ उनके फ्यूचर जनरेशन को बताने के लिए। आज भी हम कई स्टोरीज सुनते हैं जो पास्ट में होती थी और आज भी हमें पता चल रही है स्टोरी टेलिंग के द्वारा। सिंगिंग सॉन्ग्स, मतलब आज भी हम कई आदिवासी या ट्राइब्स देखते हैं पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो एक कस्टमरी ट्रेडिशन की तरह फायर के अराउंड डांस करते हैं और गाने गाते हैं, जिससे वो एक ट्रेडिशन या जो उनकी स्टोरी टेलिंग है अलग अलग वे में वो उनके फ्यूचर जनरेशन तक पास होती रहे। आपने कई बार पोवाड़े सुने होंगे। मराठा ट्रेडिशन में हम पोवाड़े बहुत यूज करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो उनके एक्सेलेंस उस समय हासिल की थी वो उनके फ्यूचर जनरेशन तक वो पहुंचाए और फ्यूचर जनरेशन उससे इंस्पायर हो ताकि वो फ्यूचर जनरेशन भी कुछ और नई चीजें कर सके। These traditional means are looked upon as the source of history in modern historiography। मतलब हम जो स्टोरी टेलिंग है, केव पेंटिंग्स है या हमें जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स मिलती है, हम वही चीज़ें आज यूज़ करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री को लिखने के लिए। यानी आज जो हम पब्लिक तक पहुंचा रहे हैं हम उसे मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं। जो हम आज बुक्स में पढ़ते हैं, ऑनलाइन हम पढ़ लेते हैं, वो कहाँ से आई? वो स्टोरीज या म्यूजिकल ड्रामास जैसे हम पोवाड़े कह सकते हैं या केव पेंटिंग्स या मैन्यूस्क्रिप्ट, इन के ही बेस पर एक मॉडर्न हिस्ट्री को लिखा गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये वीडियो हमने जो तैयार किया है उससे हम एस्पायर कर सके और लोगों को, और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज एक ऐसी सोसाइटी तक पहुंच सके जिन्हें ऐसी सुविधाओं का फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि हायर एजुकेशन बहुत महंगा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल साइंटिशिया द कोर क्लासेस फॉर फ्री ऑनलाइन स्टडी।